हेलो दोस्तों, हम डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा प्राइवेट ITI के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थ्योरी इंस्ट्रक्टर हैं। हम लोग 2 क्लास पहले कर चुके थे। आज हम लोगों को कर रहा है कोई चीज शॉर्ट लगने से सावधानियां, यानी शॉर्ट अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल अगर शॉक लगता है तो शॉक लगने से माने कैसे हम लोग बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कौन चीज करेंगे, आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि शॉर्ट आखिर होता क्या है, शॉर्ट इंसान को कैसे लगता है, यानी किस तरह से लगता है। तो देखिए शॉर्ट कैसे लगता है कि जब फेज तार, यानी कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव तार और निगेटिव तार, ठीक, यानी पॉजिटिव तार और निगेटिव तार जब आपस में जब संपर्क करता है, यानी आपस में जब सटता है तो कौन सी होता है, शॉर्ट लगता है। या कह सकते हैं कि जब फेज तार और न्यूट्रल तार जब आपस में सटता है तो कौन सी होता है, शॉर्ट लगता है। चाहे कह सकते हैं कि जब फेज तार और फेज तार आपस में अगर सटता है तो कौन सी होता है, शॉर्ट लगता है। फिर कह सकते हैं कि जब फेज तार और अर्थ तार आपस में अगर सटता है तो क्या होता है, शॉर्ट लगता है। ठीक, टॉपिक क्या है कि इंसान को शॉर्ट लगता है तो उससे किस तरह बचना चाहिए। तो देखेंगे कि शॉर्ट आखिर लगता कैसे है ना, कहते हैं हम लोग कि फलाना के इलेक्ट्रिकल करंट लग गया है, ठीक, तो यही करंट को यहाँ पर हम लोग कौन सी बोलते हैं कि शॉक या शॉर्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट लगता कैसे है, तो जब किसी तार का फेज तार, यानी जब किसी सर्किट का फेज तार और पॉजिटिव या निगेटिव तार जब आपस में सटता है तो क्या होता है, शॉर्ट लगता है। यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि डीसी सप्लाई में क्या होता है कि पॉजिटिव यानी पॉजिटिव और क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन एसी सप्लाई में क्या होता है कि फेज और क्या होता है, न्यूट्रल है। आप लोग जब बच्चा थे तो देखते थे ना कि मम्मी लोग कहती थी कि बैटरी के यानी टीवी के लाल तार लाल में जोड़िएगा और हरा तार कौन सी होता है, हरा में जोड़ने के लिए बोलती थी। लेकिन आप अगर सॉकेट को देखते हैं ना सॉकेट को, तो अगर मान लीजिए कि सॉकेट को देखते हैं कि सॉकेट के एक बड़ा सा और 2 कुंची होता है, छोटा छोटा होता है। लेकिन कभी आप चार्जर को लगाते हैं तो देखते हैं कि ना ये वाला फेज तार है तो ऐसे करके लगाओगे, न्यूट्रल तार है तो ऐसे करके लगाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब आप डीसी सप्लाई में जाइएगा तो डीसी सप्लाई में आपको क्या होगा कि पॉजिटिव और क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। लेकिन एसी सप्लाई में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। तो क्या बोलेंगे कि जब किसी सर्किट का फेज तार और न्यूट्रल तार आपस में संपर्क करता है, यानी आपस में सटता है तो क्या होता है, शॉर्ट लगता है। फिर जब किसी सर्किट का फेज वायर और फेज वायर आपस में संपर्क करेगा तो क्या होगा, शॉर्ट लगेगा। या जब किसी सर्किट का फेज तार और अर्थ तार आपस में अगर संपर्क करता है तो क्या होगा, शॉर्ट लगेगा। ठीक, तो शॉर्ट लगने का यही 3-4 तरीका है। कैसे बोलेंगे इसको कि शॉर्ट कैसे लगता है, तो क्या बोलेंगे कि जब किसी सर्किट का फेज तार और फेज तार आपस में संपर्क करता है यानी सटता है तो क्या होता है, चिंगारी निकलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलेंगे। चाहे बोल सकते हैं कि जब किसी सर्किट का फेज और न्यूट्रल आपस में अगर सटता है तो क्या होता है, शॉर्ट लगता है। ठीक, अब देखिएगा शॉर्ट लगने से बचने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा सावधानी को बरतना चाहिए। ठीक, तो याद रखिएगा, आप लोग लिखिएगा, अगर लिखना आप लोग अगर चाहते हैं तो लिखिएगा शॉर्ट लगने से बचने के लिए कौन कौन सा उपाय कौन सी होना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहला है उपाय कि हाथ का जो औजार होता है वह ठीक ढंग का होना चाहिए। यानी कहता यही है कि हाथ का जो हम लोग औजार जो यूज करते हैं, जैसे पिलास यूज करते हैं, पेचकस यूज करते हैं, टेस्टर यूज करते हैं, फिर क्या बोलते हैं, स्टैंडर वायर गज यूज करते हैं, यह सब जो होना चाहिए अच्छे तरीका का होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी टूल्स यूज करते हैं वह सब उच्च कोटि का हाई इंसुलेटेड वाला होना चाहिए। अगर उसका इंसुलेशन अगर खराब होता है या उसका अगर इंसुलेटर खराब होता है तो कोई भी व्यक्ति अगर चलते लाइन पर काम करता है तो करते समय उसको कौन सी होगा, दुर्घटना होगा, यानी शॉक लगेगा। तो शॉक लगने से क्या होगा, इंसान को मृत्यु होने की संभावना होगा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि हाथ के औजार ठीक ढंग का होना चाहिए। क्या लिखेंगे कि हाथ का, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि हाथ का औजार ठीक ढंग का होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट में लिखिएगा
दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि खराब तार एवं खराब उपकरण को काम में नहीं लाना चाहिए। क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट में कि खराब तार एवं खराब उपकरण को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अब सुनिएगा कि खराब तार क्या होता है। तार बहुत सारा होता है, कोई 5 रुपए मीटर का तार होता है, कोई 10 रुपए मीटर का तार होता है, कोई 20 रुपए मीटर का तार होता है, कोई कॉपर का तार होता है, कोई एल्यूमिनियम का तार होता है ना। तो सब तार का अलग अलग अथी होता है। कॉपर का तार होता है, कॉपर में क्या होता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 या 2 होता है, वह अच्छा क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक, तो कॉपर जो होता है, कॉपर में जो होता है करेंट सुगम पूर्वक आसानी पूर्वक कौन सी होता है, एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है। लेकिन यही एल्यूमिनियम में क्या होता है, उसकी अपेक्षा कौन सी होता है, कम होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि खराब तार और खराब उपकरण को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक, खराब तार का मतलब होता है कि कोई तार हो गया, ठीक, इसका इंसुलेशन और मौसम के प्रभाव पड़ने के कारण, जैसे आप अगर खुली हवा में तार को लगाएंगे तो इस पर बरसात के दिन है तो कुछ और प्रभाव पड़ेगा, अभी धूपा के दिन है तो कुछ और प्रभाव पड़ेगा। तो इसका इंसुलेशन गुण कौन सी होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाएगा ना, तो नष्ट हो जाएगा तो कोई भी इंसान अगर इस तार को आके पकड़ेगा और इस तार में कौन सी होता है, करंट प्रवाहित होता है, तो जो इंसान इस तार को आके पकड़ेगा तो उस इंसान को कौन सी हो जाएगा, तो करंट लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा तो शॉक लगने के बाद हो सकता है इंसान को मृत्यु हो जाएगा। ठीक, तो उससे बचने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए इंसान को अच्छे इंसुलेटेड वाले तार का प्रयोग करना चाहिए। अब उपकरण क्या कहता है कि खराब उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपकरण का मतलब क्या होता है कि जितना वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, आपके घर में स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, प्लग टॉप हो गया, यह सब कौन सी होता है, उपकरण के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि कोई अपने घर में एंकर का स्विच यूज करता है ना, और आप 10 रुपए का लोकल ब्रांड का यूज करते हैं, तो देखिएगा कि एंकर का स्विच ना बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आप लोकल ब्रांड का स्विच का यूज करते हैं तो अब बहुत खराब, यानी उससे कभी कभी चिंगारी निकलेगा। अगर चिंगारी निकलेगा तो वह चिंगारी मान लीजिए कि किसी चीज पे आके पड़ेगा तो क्या होगा, वहां पर आग लगने की संभावना होगा। अगर आग लगने की संभावना होगा तो हो सकता है वहां पर दुर्घटना हो सकता है, उससे इंसान का कुछ होगा, मृत्यु हो जाएगा ना। तो इसे क्या कहता है कि कभी भी इलेक्ट्रिकल में खराब तार और खराब उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपकरण का मतलब होता है वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, स्विच, सॉकेट इत्यादि, यह सब उपकरण के अंतर्गत आता है। तो दूसरा पॉइंट में आप लोग याद करके लिख लीजिएगा कि खराब तार और खराब उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, अब तीसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे फ्यूज आदि ठीक ढंग से लगा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि फ्यूज आदि ठीक ढंग से लगा होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले ना हम लोग फ्यूज देखेंगे कि फ्यूज आखिर होता क्या है। ठीक ना, तो फ्यूज क्या बोलेंगे कि फ्यूज एक सुरक्षा का साधन होता है। क्या बोलेंगे कि फ्यूज एक सुरक्षा का साधन होता है जो सर्किट में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर क्या होता है, फ्यूज टूट जाता है और उसके बाद सर्किट क्या होता है, सुरक्षा पूर्वक बच जाता है। फ्यूज को क्या बोलेंगे कि फ्यूज एक सुरक्षा का साधन होता है जो सर्किट में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर सर्किट टूट जाता है, जिसके कारण कोई भी इंसान का जान सुरक्षा पूर्वक बच जाता है। इंसान का जान ही सुरक्षा पूर्वक नहीं बचता है, आपके घर में जो वायरिंग होगा, आपके फैक्ट्री में जो मोटर होगा, जनरेटर होगा, वो फ्यूज अगर उड़ जाएगा तो आपका मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर जलने से कौन चीज होगा, आसानी पूर्वक बच जाएगा। ठीक, फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वह होता है कौन चीज, शीशा और प्लस टीन के मिश्रण से कौन चीज होता है, बना होता है। ठीक, हमेशा जो फ्यूज होता है वह फ्यूज में हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, किसको, तो फ्यूज को। फ्यूज हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है। फ्यूज हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या बोलेंगे
कि फ्यूज वायर जो होता है यानी फ्यूज का जो हम लोग वायर यूज करेंगे यानी तार जो यूज करेंगे वह सीसा प्लस टीन के मिश्रण से बना होता है। फ्यूज हमेशा कौन सी होता है, फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है। फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए कि फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज एक सुरक्षा का साधन होता है, ठीक, जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर फ्यूज क्या होता है, ट्रिप कर जाता है। यानी जिस तरह से एमसीबी गिर जाता है उसी तरह से फ्यूज कौन सी होता है, उड़ जाता है, और जिसके कारण मेरा जो सर्किट होता है वो सुरक्षा पूर्वक बच जाता है। ठीक, फ्यूज वायर जो होता है सीसा प्लस टीन के मिश्रण से क्या होता है, बना होता है। फ्यूज वायर को हमेशा यानी फ्यूज को हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट में क्या बोलेंगे कि फ्यूज हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक, दूसरा चीज में क्या कह रहा है कि फ्यूज वायर आदि को ठीक ढंग से लगाएं। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे क्या कहता है कि ठीक ढंग से लगाएं, तो अगर आपके घर में जो फ्यूज है यानी आपके घर में जो एमसीबी या कुछ भी आप लगाए हुए हैं वह अधिकतम से अधिकतम 0.5 एम्पियर का लगा हुआ, यानी फ्यूज का जो रेटिंग होता है एम्पियर में होता है, तो 0.5 एम्पियर का लगा हुआ। अब यहाँ पर क्या किए हैं, कोई मिस्त्री आया है यहाँ पर 0.5 की जगह 0.9 क्या है 9 कर दिया है ना, तो 0.4 एम्पियर कौन सी हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर कौन सी होगा कि शॉर्ट लगने पर फ्यूज कौन सी है, नहीं उड़ेगा। ठीक ना, तो फ्यूज नहीं उड़ेगा तो यहाँ पर कौन सी होगा, दुर्घटना की संभावना हो सकती है, और दुर्घटना की संभावना जब होगा तो इंसान का जान भी जा सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट में चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट में क्या कहता है, याद करके लिखिएगा चौथा पॉइंट में कि प्लग टॉप को नंगे तार से नहीं जोड़े। क्या लिखेंगे कि प्लग टॉप को नंगे तार से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि प्लग टॉप को नंगे तार से नहीं जोड़ना चाहिए। अब प्लग टॉप क्या होता है, देखिए आपके घर में सॉकेट होगा ना, तो सॉकेट में आप देखते होंगे कि ये वाला बड़ा होता है और ये दोनों कौन सी होता है, छोटा होता है। इसको हम लोग फेज मानेंगे, इसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, इसको हम लोग कौन सी करते हैं, तो अर्थिंग मानते हैं ना, इसको यानी इसको फेज, इसको न्यूट्रल, लिखा हुआ नहीं रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, तो इसको भी फेज मान सकते हैं और इसको भी न्यूट्रल मान सकते हैं। ठीक, लेकिन अर्थिंग जो होता है कांस्टेंट, यह चेंज नहीं होता है, यहाँ पर यह चेंज नहीं होगा। यह दोनों कौन सी होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन यह कौन सी होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी हो गया कि यह कौन सी हो गया, सॉकेट हो गया। अब आप देखते होंगे कि आपके घर में कौन सी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा ना, तो फ्रिज और कूलर को सप्लाई देने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, तो प्लग टॉप का यूज करते हैं। ठीक, तो प्लग टॉप का वायर कौन सा होना चाहिए, बिना इंसुलेटेड का, यानी इंसुलेशन बना होना चाहिए, इंसुलेटर वाला होना चाहिए। अगर विदाउट इंसुलेटर वाला अगर तार का प्लग टॉप में अगर यूज करेंगे तो कोई भी इंसान कौन सी होगा, जब उस तार को पकड़ेगा तो उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। जब इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा तो उस इंसान को कौन सी होगा, मृत्यु होने की संभावना होगी। तो हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी सॉकेट में यानी प्लग टॉप में नंगे तार का यूज हम लोग नहीं करते हैं। हमेशा इंसुलेटेड वाले यानी जिस तार के ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हुआ है वही तार का हम लोग क्या करेंगे, तो यूज करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट में क्या है। पांचवा पॉइंट में क्या कह रहा है कि टूटे हुए या सड़े हुए, यानी टूटे हुए या सड़े हुए फ्यूज का, स्विच का, इलेक्ट्रिकल उपकरण का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कह रहा है कि कभी भी टूटे हुए स्विच का, सड़े हुए सॉकेट का, सड़े हुए स्विच का हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर टूटे हुए स्विच का यूज करेंगे या सड़े हुए सॉकेट का यूज करेंगे तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना होगा। अगर दुर्घटना होगा तो हो सकता है कि वहां पर मृत्यु भी हो सकता है। तो याद रखिएगा पांचवा पॉइंट में कि टूटे हुए तार का और टूटे हुए स्विच का, सड़े हुए तार का, सड़े हुए स्विच का कभी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखिएगा छठा पॉइंट में
अब छठा पॉइंट में क्या कहता है कि अर्थिंग ठीक प्रकार से काम करनी चाहिए, ठीक ना। अर्थिंग क्या करना चाहिए, ठीक प्रकार से काम करना चाहिए। बात को समझिएगा कि हम लोगों के घर में कितना होता है, सिंगल फेज यानी सिंगल फेज 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है। तो यहाँ पर ना हम लोग गांव में रहते हैं यानी रूरल एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी करते हैं कि अर्थिंग वायर का कनेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन यही जब आप शहर में जाइएगा तो वहां पर कौन सी होता है कि सॉकेट में मान लीजिए कि 3 गो रहता है, तो यहाँ पर तो फेज, यहाँ पर तो न्यूट्रल, यहाँ पर कौन सी होता है अर्थिंग का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी मसला नहीं होता है। मसला कहाँ होगा वो देखिए, होता क्या है कि जब आप फैक्ट्री में जाइएगा ना, तो सपोज डेट मानिए कि एक मोटर है ना, मोटर के अंदर कौन सी होगा, सॉफ्ट होगा, उसके बाद फिर बेयरिंग लगा होगा, उसके बाद कौन सी होगा, आर्मेचर लगा होगा। अब कोई इंसान इस मोटर में 3 फेज का सप्लाई आता है, 3 फेज का सप्लाई यानी आर हो गया, वाई हो गया और बी हो गया। इस मोटर में क्या होता है कि 3 फेज का सप्लाई आ रहा है। कोई इंसान है जो इस मोटर पर कौन सी कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक, काम कर रहा है। इस मोटर विदाउट अर्थिंग का यानी बिना अर्थिंग किए हुए है। अब कोई इंसान इस मोटर पर काम कर रहा है और इस मोटर का जो वाइंडिंग का जो तार है, इस तार खुल के और इस मोटर का बॉडी स्पर्श कर गया है। तो यह मोटर का जो बॉडी होता है यह कास्ट आयरन का कौन सी होता है, बना हुआ रहता है। जब इस कास्ट आयरन का बना होता है ना, तो जब इस तार का अगर मोटर के बॉडी में स्पर्श करेगा, टच करेगा, तो इस मोटर के पूरा बॉडी में कौन सी होगा, करंट आ जाएगा, ठीक। तो जब मोटर के बॉडी में करंट आएगा तो कोई इंसान इस मोटर को बना रहा है चाहे ठीक कर रहा है बिना स्विच को ऑफ किए हुए, तो जब इस मोटर में सटेगा तो उसको कौन सी होगा, इलेक्ट्रिकल करंट लग जाएगा। जब इलेक्ट्रिकल करंट लग जाएगा तो उसको कौन सी होगा, मृत्यु होने की संभावना रहेगा, यानी मृत्यु होने की संभावना होगा। अगर यही इस मोटर का बॉडी को अगर अर्थ कर देते हैं, कर दिए ना, तो क्या होगा कि इस मोटर में जो भी करंट जो आएगा बॉडी में, वह सारा कौन सी होगा, तो जमीन में, क्योंकि पृथ्वी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और सारा करंट को कौन सी करेगा, जमीन अपने अंदर शोषित कर लेगा। और दूसरा चीज जो होता है पीडी पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होता है, पृथ्वी का 0 होता है, जिसके कारण यह सारा करंट को अपने अंदर कौन सी करता है, शोषित कर लेता है। और कोई भी इंसान जो इस मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर के ऊपर काम करेगा, उसका जिंदगी क्या होगा, तो आसानी पूर्वक दुर्घटना होने से क्या होगा, आसानी पूर्वक वह इंसान बच सकता है, ठीक। अगला देखिएगा, बात को समझिएगा, ये कौन सी हो गया, तो शॉक लगने से बचने की कौन कौन से उपाय थी, इसके बारे में हम बताए हैं। अब दूसरा टॉपिक आप देखिएगा कि दूसरा टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखें ना कि ओवरहेड लाइन पर काम करते समय क्या समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझिएगा ना कि ओवरहेड लाइन क्या होता है। आप पढ़े होंगे ओवरहेड लाइन, बात को समझिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ओवरहेड लाइन पर काम करते समय क्या क्या सावधानी बरतेंगे, ठीक। तो बात को समझिए कि ओवरहेड लाइन क्या होता है और ओवरहेड लाइन क्या होता है और ओवरहेड लाइन क्या होता है। बात को अच्छा तरह से समझेंगे। टॉपिक मेरा क्या है, इस चीज को याद रखिएगा। टॉपिक मेरा है कि ओवरहेड लाइन पर काम करते समय क्या क्या सावधानी बरतेंगे, ठीक। तो क्या बताएंगे कि पहले सबसे पहले समझिए कि ओवरहेड लाइन क्या होता है और ओवरहेड लाइन क्या होता है, ठीक। तो ओवरहेड लाइन क्या होता है कि जब आप पोल देखते हैं, आपके घर में भी पोल होगा, मेरे भी गांव में पोल है, तो पोल देखिएगा ना, तो पोल में कुछ इस टाइप से बना हुआ रहेगा, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा तो पोल में इंसुलेटर लगा के और कुछ इस टाइप से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से यहाँ तार गया है और इस तरह से कौन सी है, यहाँ तार गया और इस तरह से कौन सी है, यहाँ तार गया है। यह वायर है, यह भी वायर है और यह भी वायर है। आपको दिखाई दे रहा है कि पोल में किस तरह का, हाथ तरह का बना हुआ है, यानी हैंड के टाइप का बना हुआ है, और ये कौन सी है, हेड के टाइप का बना हुआ है ना। तो इसको ओवर क्या बोलेंगे,
ओवर हैंड बोलेंगे। क्या किसको? तो इसको जो आपको हैंड टाइप का दिखाई देता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर हैंड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? तो ओवर हेड बोलेंगे। जो आपको पोल में हाथ का बाजू के तरह का दिखाई देगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ओवर हैंड लाइन बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ओवर हेड लाइन बोलेंगे। इस चीज को आप क्लियर समझ लिए हैं। कैसे बोलेंगे कि पोल में जो बाजू के तरह दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ओवर हैंड लाइन बोलेंगे। और सबसे ऊपरी वाला सिरा को यानी सबसे ऊपरी वाला भाग को ओवर हेड लाइन बोलेंगे। लगता है कि आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ओवर हैंड लाइन पर काम करते समय हम लोग क्या क्या सावधानी बरतेंगे। तो क्या बोलेंगे कि ओवर हैंड लाइन पर काम करते समय सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक, अब मेन स्विच कहाँ का मेन स्विच को ऑफ करेंगे? ऐसा ना है कि ओवर हैंड लाइन है चाहे ओवर हेड कौन सी है लाइन है, तो इससे हम अपना घर का स्विच तो ऑफ नहीं कर सकते हैं। जब भी होगा तो हम लोगों का जहाँ सब स्टेशन है, जैसे किसी का सहदेई है, किसी का कहीं होगा, किसी का कहीं होगा, तो ना कहते हैं कि आपका किसी मिस्त्री को अगर आप बुला कर लाते हैं तो ना कहते हैं कि पहले शट डाउन ले लेंगे उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक, तो आप किसी भी ओवर हैंड लाइन पर काम करते समय हमेशा आपको शट डाउन लेके आपको काम करना चाहिए। अगर शट डाउन लेंगे, शट डाउन का मतलब क्या होता है कि लाइन को कटवा के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइन चल रहा है आप ओवर हैंड लाइन पर कुछ करिएगा, काम करिएगा, तो हो सकता है कि वहां पर दुर्घटना होने की संभावना हो सकता है। ठीक, तो हमेशा क्या बोलेंगे कि ओवर हैंड लाइन पर काम करते समय हमेशा लाइन को कट करके हम लोगों को काम करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट क्या है कि पोल पर मजबूती से पकड़कर चढ़े अन्यथा सीढ़ी का प्रयोग करें। यानी पोल पर मजबूती से पकड़ के चढ़े, यानी पोल पर क्या करेंगे कि पोल पर मजबूती से पकड़ के चढ़ेंगे अन्यथा सीढ़ी को पकड़ के। अगर आप देखते हैं ना कि पोल पर अगर सही ढंग से नहीं चढ़ते हैं तो हम लोगों का बाजू छिला जाता है, चाहे यानी खरोच आ जाता है, तो बहुत सारा कष्ट होगा। फिर अगर मान लीजिए कि आप पोल पर चढ़ रहे हैं और कोई इंसान पोल पर सीढ़ी अगर नहीं पकड़ा हुआ है तो सीढ़ी फिसलेगा। जब सीढ़ी फिसलेगा तो हो सकता है कि वहां पर दुर्घटना होने की संभावना होगा, और दुर्घटना होगा तो हो सकता है कि इंसान का जान जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ओवर हैंड पर या पोल पर चढ़ते समय हमेशा सही तरीका से चढ़ना चाहिए, या सीढ़ी को किसी इंसान के द्वारा सीढ़ी को पकड़ के हम लोगों को ऊपर चढ़ना चाहिए। कितना लगेगा? आगे देखिएगा कि कौन चीज कहता है कि सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। यानी कह सकते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि ओवर हैंड लाइन पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का यूज करना चाहिए। अगर सेफ्टी बेल्ट का हम लोग यूज नहीं करेंगे तो ऊपर से अगर कोई इंसान अगर गिरता है तो गिरने के बाद कौन होगा, उसका मृत्यु होने की भी संभावना हो सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ओवर हैंड लाइन पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट में देखिएगा, पांचवा पॉइंट में, यदि मेन स्विच, देखिएगा ये बहुत मस्त टॉपिक है, इस चीज को देखिएगा। क्या कहता है कि अगर क्या कह रहा है कि अगर मेन स्विच गिरा दिया जाए, यानी मान लीजिए कि जहां से बिजली आ रहा है, जैसे कोई सब स्टेशन से बिजली आ रहा है, उस सब स्टेशन का मेन स्विच क्या किए हैं? गिरा दिए हैं। ठीक, मेन स्विच अगर गिरा दिए हैं, और मेन स्विच क्या किए हैं कि मेन स्विच गिरा दिए हैं, तो कंडक्टर को चैन से शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए। बात को समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि यह तार है ना, अब यहाँ से 3 फेज का अच्छा तरह से समझेंगे। 3 फेज का यहाँ पर 3 गो स्विच लगा दिए। 3 फेज का कौन चीज होता है? तो सप्लाई आ रहा है, यानी 3 फेज का सप्लाई आ रहा है, आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया। ठीक, आप जहां से सप्लाई दे रहे हैं ना, मान लीजिए कि हम लोग कहीं से इसको सप्लाई दे रहे हैं, इस तार में सप्लाई दे रहे हैं, इस सप्लाई को कौन चीज किए हैं? कट कर दिए। कट करने के बाद कौन चीज हो गया? कट कर दिए हैं, कट करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर जहाँ मेन जगह है वहां पर कोई इंसान नहीं है। ठीक,
कट कर दिए हैं। कट करने के बाद 10 मिनट और कट करने के बाद कोई इंसान ना इस ओवरहेड लाइन पर कौन सी कर रहा है, तो काम कर रहा है। अब 5 मिनट या 10 मिनट बाद कौन सी है, कोई इंसान आया, ठीक, और यहाँ से स्विच को कौन सी करेगा, ओपन कर दिया, यानी स्विच को कौन सी कर दिया, ऑन कर दिया। अब स्विच को अगर ऑन करेगा तो कौन सी होगा, इस तार में करंट आएगा। जब इस तार में अगर करंट आएगा तो यहाँ पर अगर कोई भी इंसान कौन सी होता है, काम करेगा, तो वहां पर कौन सी इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। शॉक लगने के कारण क्या हो सकता है, तो उस इंसान को क्या हो जाएगा, तो मृत्यु हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे कि अगर इस तार को, अगर इस तीनों फेज सप्लाई को एक सिक्कर के द्वारा चाहे एक चैन के द्वारा इस तीनों को एक जगह शॉर्ट करके और यहाँ पर अगर जमीन में अर्थिंग कर दे, तो अगर कोई इंसान इस स्विच को अचानक आके अगर उठाता भी है तो इस लाइन पर कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो इस व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। करंट कौन सी होगा, डायरेक्ट जमीन में चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण यह सारा करंट को, अगर मान लीजिए किसी चीज का अगर प्रतिरोध अगर कम है तो वहां पर करंट कौन सी होगा, तो ज्यादा बहेगा। तो पृथ्वी के प्रतिरोध कम होने के कारण यह सारा करंट को अपना अंदर शोषित कर लेगा और इस ओवरहेड लाइन पर कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहेगा तो उसका जिंदगी अच्छा तरह से बच जाएगा, ठीक। इसके कारण तो यहाँ जब इसको हम ग्राउंड कर दिए हैं, तीनों फेज को शॉर्ट करके, और इसको नीचे हम लोग क्या किए हैं, अर्थिंग कर दिए हैं। तब याद रखेगा, अगर किसी भी चीज का अगर रेजिस्टेंस का मान अगर घट रहा है तो वहां पर कौन सी होगा, करंट का मान बढ़ेगा। अगर किसी चीज में अगर करंट का मान अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस का मान कौन सी होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो उस सर्किट में करंट का मान क्या होगा, घटेगा। अगर किसी सर्किट में करंट का मान अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का मान कौन सी होगा, तो कम जाएगा, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।